तो जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन नंबर 03/2022 से लेकर के 11/2022 तक है, जिस पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 03 है, जो कि 13 जुलाई 2022 को आया है, ये जो है वो जीटीए से संबंधित है। और जीटीए में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जीटीए में पहले 12% और 18% टैक्स लगता था। एक कैटेगरी थी 5% की, जो आरसीएम के तहत लगती थी। जो जीटीए होता था उसको 5% के लिए अलाउ नहीं था, केवल आरसीएम में अलाउ था कि जो आरसीएम कर रहा वो 5% कर सकता है। जो फॉरवर्ड चार्ज में है, जिसने जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है, वो 5% नहीं कर सकता, वो केवल 12 और 18 में जा सकता था। तो उसी चीज को यहाँ पर इन्होंने एक फायदा जीटीओ को दिया है कि अब वो भी फॉरवर्ड चार्ज में जाता है तो भी वो 5% ले सकता है। 5% के ऑप्शन में, यानी जो आरसीएम में पहले 5% का था, वो ऑप्शन वो फॉरवर्ड चार्ज में भी रहते हुए ले सकता है। लेकिन ये उसको तभी मिलेगा जब वो डिक्लेयर करेगा कि मैं फॉरवर्ड चार्ज में जाना चाहता हूं। उसके अलावा डिक्लेयर करने के साथ साथ उसको एक जो फॉर्म होगा उसमें डिक्लेरेशन देगा। और अभी चूंकि अभी मिड में हम लोग हैं और ये आपका जो है 18 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा है उसका थोड़ा सा इनकी लैंग्वेज भी देख लेते हैं और ये भी समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे वो एप्लीकेबल होगा। In respect of supplies on which GTA pays tax at the rate of 2.5%, GTA shall not take credit of input tax charge on goods and services used in supplying the service। तो यहाँ पर क्या है कि 2.5% प्लस 2.5% यानी 5% में जाएगा, लेकिन उसको आईटीसी क्लेम करने का अधिकार नहीं है। The option by GTA to itself pay GST on the service supplied by it during a financial year shall be exercised by making a declaration in Annexure V। जो अभी हम फॉर्म की बात कर रहे थे वो फॉर्म है Annexure V, on or before the 15th March of the preceding financial year। तो इसमें जो समझने वाली बात है वो ये है कि ये मौका आपको वर्ष में सिर्फ एक बार मिलेगा, और वो भी आपको ये फॉर्म में डिक्लेरेशन जो देना है वो 15 मार्च तक दे देना है। 15 मार्च से पहले आपको देना है। उसके बाद आपको ये फॉरवर्ड चार्ज में 5% एप्लीकेबल नहीं मिलेगा। अगर आपको चाहिए तो 15 मार्च से पहले आपको एप्लीकेशन मूव कर देनी है। अब बात आ रही है कि अभी जो 22-23 में चल रहा है, अभी तो हम जुलाई में हैं, उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए भी इन्होंने बताया है, provided that the option for the financial year 2022-23 shall be exercised on or before the 60th August 2022। यानी अभी आपको एप्लीकेशन देने का मौका दिया गया है और ये आप सबमिट कर सकते हैं 16 अगस्त 2022 तक। अब जब हम इसको 16 अगस्त 2022 तक सबमिट कर सकते हैं, तो अभी ड्यूरिंग द पीरियड क्या होगा वो भी इन्होंने बताया है। Provided further that invoices for supply of the service charging central tax at the rates as applicable to Class B may be issued during the period from the 18th July 2022 to 60th August 2022 before exercising the option for the financial year 2022-23, but in such a case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supplies on or before the 60th August 2022। यानी एप्लीकेशन तो आप 16 अगस्त 2022 तक दे सकते हैं, लेकिन आप अगर चाहें तो 18 अगस्त से ही इसको एप्लीकेबल कर पाएंगे। तो ये था इनका कि कैसे हम उस फॉरवर्ड चार्ज में जा सकते हैं, उसके बारे में। दूसरा जो इन्होंने चेंज किया है, हम इसमें से वही चीजें ले रहे हैं जो अपने लिए खासतौर से जरूरी हैं, जो रेलेवेंट हैं, बाकी आप लोग क्वेश्चनर में कर सकते हैं उसको। एक तो इन्होंने किया ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स बाय रोपवे। उसमें क्या है कि पहले 18% था, उसको उन्होंने 5% विद आईटीसी कर दिया है, जो सर्विसेज रोपवे वाले देते थे उनके लिए।
the credit of input tax charge on goods used in supplying the service has been taken, मतलब आप उसमें ले सकते हैं ITC भी, और 18 से 5% में भी चले जाएंगे. Renting of goods carries where the cost of fuel is included in the consideration charge from the service recipient. इसमें जो 18% था उसको इन्होंने 12% कर दिया है, इस पे टैक्स रेट कम कर दिया. इसके बाद आते हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग रूम other than intensive care unit ICU, critical care unit CCU, intensive cardiac care unit ICCU, and neonatal intensive care unit NICU, having room charges exceeding rupees 5,000 per day to a person receiving health care services. तो इसमें इन्होंने चेंज किया है, इसमें 5% टैक्स लगाया है, वो भी विदाउट ITC, यानी 5% टैक्स देना है और ITC आपको नहीं मिलेगी. द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस हैज नॉट बीन टेकन. तो ये हेल्थ सर्विस में रूम पे लगाया है, ये केवल उसी रूम पे है जो ये ICU या CCU जो भी अभी हम लोगों ने चर्चा की उसको छोड़ करके. उसके अलावा अगर आप रूम लेते हैं और उसकी भी वैल्यू 5,000 रुपए पर डे पर पर्सन है. Services by way of treatment or disposal of biomedical waste or the process incidental thereto by a common biomedical waste treatment facility to a clinical establishment. इस पे अभी तक कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन अब जो है इस पे 12% टैक्स लगेगा, लेकिन ITC आपको मिलेगी, विद ITC होगा. ये जरूर है कि बायोमेडिकल जो वेस्ट है इसको वेस्ट करने के लिए सरकार प्रोत्साहित कर रही थी, इसलिए उस पर टैक्स पहले नहीं लगाया गया था, लेकिन अब उन्होंने रेवेन्यू के चक्कर में इसमें भी 12% लगा दिया है. बुक्स एज डिफाइंड इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 1 of the Press and Regulation of Books Act 1867, 25 of 1867, but does not include business directories. अब इसमें क्या है, बुक में टैक्स फ्री है आपकी, लेकिन कौन कौन सी उससे एक्सक्लूड हैं वो ये बता रहे हैं. But does not include business directories, yellow pages and trade catalogs which are primarily meant for commercial purposes. जो इससे संबंधित हैं वो टैक्सेबल रहेंगी, बाकी आपकी जैसे पहले नॉन टैक्सेबल थी वैसे रहेंगी. Newspaper as defined in subsection 1 of section 1 of the Press and Regulation Registration of Books Act 1867, तो इसमें भी न्यूज़पेपर आपको मालूम ऑलरेडी एक्सक्लूड है. क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट और हेल्थ केयर सर्विसेज आपको पता ही है कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं. जो इसमें से एक्सक्लूड है वो मैं केवल बता दे रहा हूं. बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट. हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं अगर, खासतौर पर कटियार जी ध्यान दें. बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और अभी टैक्स नहीं है, मतलब अभी नहीं है, अब लगेगा. ये तो 18 जुलाई के पहले करा दिया. अभी 2 दिन है, अभी 2 दिन नहीं, अभी 2 दिन है, आप फायदा उठा सकते हैं. बट डज नॉट इंक्लूड हेयर ट्रांसप्लांट और कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जरी. अगर ये भी किसी को करानी है तो वो भी ध्यान दें. एक्सेप्ट व्हेन अंडरटेकन टू रिस्टोर और टू रिकंस्ट्रक्ट एनाटॉमी or functions of body affected due to congenital defects, development, abnormalities, injury or trauma. इसमें से भी कुछ चीजें उन्होंने एक्सक्लूड करी हैं. वो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि अगर डॉक्टर ये कहता है इसके बिना इनका बॉडी फंक्शन नहीं करेगी, कोई ऐसा डिफेक्ट आ जाएगा, उस कंडीशन में अगर कराना पड़ता है तो एग्जम्प्ट रहेगा. अब इसके बाद है एनेक्सर वी. ये फॉर्म है जो GTO को सबमिट करना है. फॉर्म फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन बाय अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA फॉर पेमेंट ऑफ GST ऑन द GTA सर्विसेज सप्लाइड बाय हिम अंडर फॉरवर्ड चार्ज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर टू बी सबमिटेड बिफोर द ज्यूरिडिक्शनल GST अथॉरिटी.
तो अभी मेरा ख्याल है पोर्टल पर सुविधा वो नहीं दे पाए हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपको ये फॉर्म सबमिट करना है तो अपने ज्यूरिडिक्शनल जीएसटी अथॉरिटी के पास आप ये फॉर्म सबमिट कर सकते हैं और इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी, छोटा सा फॉर्म है, बहुत जल्दी पोर्टल पे भी अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि अभी टाइम है, 16 अगस्त तक आप ले सकते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आप जीएसटी अथॉरिटी के पास भी ये कॉपी सबमिट कर सकते हैं, अदरवाइज पोर्टल पे आ जाए तो उस पर भी कर सकते हैं। तो इसमें बहुत कुछ नहीं है, केवल आपको यही बताना है कि हम इस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं। मैं 2-3 लाइन पढ़ के बता देता हूँ इसमें से। हियर बाई अंडरटेक टू पे जीएसटी ऑन द जीटीए सर्विसेज इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सप्लाई बाई अस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अंडर फॉरवर्ड चार्जेज इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 9(1) of the CGST Act 2017 and to comply with all the provisions of the CGST Act 2017 as they apply to a person liable for paying the tax in relation to supply of any goods or services or goods। तो केवल आपको ये अंडरटेकिंग का देना है कि हम इसको जो है लेना चाहते हैं, बस इतना ही है, 2-3 लाइनें। बाकी नाम, जीएसटी नंबर डाल के सारी चीजें ऑटोमेटिक अगर पोर्टल पे आता तो फिल हो जाएगा। इसमें आपको जीएसटीआई नंबर, पैन नंबर देना है। The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year। ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। The option for the financial year 2022-23 can be exercised by the 16th August 2022। तो अभी के लिए 16 अगस्त है, और ये नोटिफिकेशन जो है एप्लीकेबल होगा आपके ऊपर 18 जुलाई 2022 से। नोटिफिकेशन नंबर 3 में अगर किसी का कुछ डिस्कशन हो तो बताइए, बाकी फिर नोटिफिकेशन नंबर 4 की तरफ चलें। इसमें जीटीए जो चार्ज करेगा जी, इसका बेनिफिट पार्टी तो ले लेगी ना, उसमें आईटीसी को भी बिल्कुल ले लेगी। जीटीओ को आईटीसी नहीं मिलेगी, बस पार्टी तो लेगी ना, पार्टी बिल्कुल लेगी। ऑप्शन तो देने नहीं, अगर हम फॉरवर्ड चार्ज में जा रहे हैं तब की बात हो रही है। जीटीए जाएगा ना, जीटीए अगर जाएगा, जीटीए अगर फॉरवर्ड चार्ज में चला गया तो वो एज यूजुअल, जैसे कि अभी हम लोग टैक्स इनवाइस इशू करते हैं, उसी तरह से वो भी टैक्स इनवाइस इशू करेगा। तो फिर तो झंझट ही खत्म हो गया आपका। तो आईटीसी मिल जाएगी, बस आप परचेज की तरह जैसे लेते हैं वैसे एक्सपेंसेस लीजिए। आसियन नहीं देना, फिर क्यों देना? फिर अगर देना है तो फिर डबल हो जाएगा। हम लोग आते हैं नोटिफिकेशन नंबर 4 की तरफ। नोटिफिकेशन नंबर 4 में बहुत कुछ नहीं है, केवल इन्होंने किया क्या है, एग्जम्पशन, जितने एग्जम्पशन दे रखे थे उनको विड्रॉल कर लिया है। इसका मतलब ये है कि जो एग्जम्पशन दे रखे थे, विड्रॉल करने के बाद क्या होगा, टैक्स लगेगा। यानी अब हमें उन पर भी टैक्स पे करना है। तो खास तौर से उन्हीं लोगों को ज्यादा ध्यान देना है जो एग्जम्पशन का आनंद ले रहे थे, अब वो टैक्सेबल सर्विसेज में आ गए। स्पेशल जो है वो एग्जाम्पशन विड्रॉ किए, टोटल विड्रॉ कर जी, एग्जाम्पशन टोटल विड्रॉ हो गए हैं कि कुछ बचे हुए हैं? नहीं, लिस्ट दी गई है। जिस पे विड्रॉल किया है उसकी लिस्ट दी गई है, क्योंकि अभी हम लोग नोटिफिकेशन रीड कर रहे हैं। नोटिफिकेशन में नंबर दिया होता, क्लास नंबर और शेड्यूल का नंबर, अभी तो एक बार सीरियल का नंबर, वो चीजें दी गई हैं। उसके लिए हम लोगों को उन सीरियल नंबर पे जा करके देखना पड़ेगा। तो बेस्ट ये है कि जब आप इसको एक बार कर लेते हैं तो फिर जो हम लोगों का प्रेस रिलीज था उसमें आइटम वाइज दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने शेड्यूल वाइज दिया है। तो शेड्यूल में आपको आइटम नहीं पता चल रहा है कि कौन सा आइटम। उन्होंने कहा शेड्यूल नंबर 3 का 40 नंबर 6 वाला हमने आइटम के एग्जाम्पशन वापस ले लिया। तो यहाँ पे ये नहीं है कि कौन सा आइटम था 46 में, चेक करना। हाँ, तो वो चेक करना पड़ेगा। बाकी ये कि जो प्रेस रिलीज है उसमें आइटम वाइज दिया हुआ है, आप कहेंगे तो उसको बाद में हम लोग टेक अप कर लेंगे।
जैसे यहाँ पे दिया अगेंस्ट सीरियल नंबर 12 इन कॉलम 3 आफ्टर द वर्ड्स रेजिडेंस द वर्ड्स एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंसर्टेड। अब यहाँ पर इन्होंने इसको इंसर्ट कर दिया, जो रेजिडेंशियल था तो उसकी जगह पे कर दिया रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। ये जरूर एक डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है, क्योंकि रेजिडेंशियल में कंडीशन थी कि कब आपको इसका बेनिफिट मिलेगा और कब बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो अब जो ये लेकर के आए हैं इसमें इन्होंने क्या चेंज कर दिया है, इस विषय में कोई कुछ कहना चाहे तो बताएं। इसमें क्या चेंज? मान लीजिए कोई प्रोपाइटर से कंसर्न जी प्रोपाइटर से कंसर्न हाँ जी उसने रेजिडेंस के लिए कोई किराए पे लेता जी फिर आसियन में देना पड़ेगा। बताइए भाई, थोड़ा डिस्कशन भी हो जाए, हम ही सब बता देंगे तो। ग्रुप डिस्कशन का मतलब भी यही है, हाँ तो थोड़ा सा केवल वक्ता और श्रोता वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सभी लोग अपने अपने विचार वैसा विचार वैसा विचार अरे ठीक है। ऐसा है। बताओ भैया, आप कुछ बता रहे थे, क्या लगे किराया क्यों लगे? बताओ कुछ किराएदारी छत लगी तो डिस्कस बात है उसका सरकार का क्या उनका विचार है? किराएदारी नहीं वो अपने कमर्शियल पर्पस के लिए रेजिडेंशियल वाले में भी ये नहीं, जहाँ पे फर्म होगी उसकी बहुत सही है, जहाँ पे वो रह रहा है वो चाहे कमर्शियल प्लेस हो चाहे रेजिडेंशियल प्लेस हो, ये अगर किराया अगर वो किराया चार्ज कर रहा है किराया देने वाले की बात, देने लेने की बात, रेंटने वाले की बात नहीं हो रही, देने वाले। देने वाले की बात कर रहे हैं। अगर कोई प्रोप्राइटर है वो अपने वो तो आरसीएम जमा करेगा ना। ये सुनिए भाई, जो एक कोई प्रोप्राइटर वो अपने रेजिडेंस के लिए कोई रेजिडेंस सेंटर, तो क्या वो जो किराया दे रहा है वो आरसीएम है? अभी लेटेस्ट है कभी है कि आरसीएम देना पड़ेगा अगर प्रोप्राइटरशिप में रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड है तो देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड है तभी तो आरसीएम जमा करेगा। अरे भाई तो रजिस्टर्ड वही है, उसकी फर्म रजिस्टर्ड होगी। फर्म का ही थोड़े जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, अगर जीएसटी में जो हम लोग वही है सब कह रहे हैं। क्योंकि नाम पहले उसमें आता है, पैन नंबर में पेस्ट है तो नहीं लागू हो रहा है। क्वेश्चन यहाँ वही है ना कि आप जो फर्म रजिस्टर्ड करा रहे हैं उसके किराए पे आप आरसीएम जमा करेंगे या आप जो है व्यक्तिगत रूप से कहीं निवास कर रहे हैं उसमें भी क्या पड़ेगा? पर्पज ये है, बहुत से लोग अपने एम्प्लॉय के लिए रेजिडेंशियल देते हैं, जैसे बैंक देती है, बैंक लेती है, LIC बैंक जो होता है उसका रेंट जो होता है बैंक पे करती है, उस केसेस में बैंक आरसीएम जमा करेगी उस रेजिडेंशियल के। नहीं, उस केसेस में ऐसा है ना कि उस केसेस में तो जो आप जो किराया पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए उसको भी तो आप बुक करेंगे, उसको भी तो आप फर्म के खर्चे में डालेंगे, तो जो फर्म के खर्चे में डालेंगे उसमें तो आपको आरसीएम पड़ेगा। लेकिन आप अगर व्यक्तिगत रूप से कहीं ड्वेलिंग करने जा रहे हैं, आप भले ही आपके फर्म रजिस्टर्ड हो प्रोप्राइटरशिप में हो, मेरा मानना है कि उस पर्सनल ड्वेलिंग पे कोई आरसीएम का मामला नहीं है, पर्सनल ड्वेलिंग पे नहीं बनता है। बात बाकी आप लोग भी अपने विचार बताएं। क्योंकि वो एक्सपेंशन अभी वो लाल है इस चीज में, क्या अभी जो है वो पास भी हो गया। क्यों भाई? क्या की बात हो रही है? अभी अभी उसी की बात है। नोटिफिकेशन तो ये है, हमें तो सीधा सा ये है कि जो पहले घर में तो उस पे बताओ, कान में ना बताओ, इस समय उस पे चल रहा, कान का काम इस समय नहीं है। व्यक्तिगत रूप से ये व्यक्तिगत रूप से नहीं, क्योंकि उनका कहना यही है, पैन नंबर बेस है ना, उनका कहना रजिस्टर्ड पर्सन, ये वर्ड नहीं क्लियर कर रहे हैं ना कि
अपना पर्सनल रह रहे हैं कि नहीं रह रहे हैं इसको कहीं क्लियर नहीं है। पर्सनल के लिए भी दे रहे हैं तो आपको आरटीएम देना पड़ेगा। लगेगा तो उन्हीं खर्चों में जो फर्म में डाल रहे हैं। अरे अब तो बता दो भैया पाड़े जी हो भैया एक बात ये भी तो है कि वो पर्सनल जो किराए को अपने फर्म में डालेगा तब देना पड़ेगा, वरना कौन पूछने जाएगा तो किराया दे रहे हो। वही तो कह रहे हैं ना। भाई अगर वो ड्राइंग करता है, ड्राइंग से अपना किराया दे देता है, तो फिर कैसे आप उसको दिखाया जाता है ड्राइंग में किराया नहीं दिखाया जाता। जो है ना आप डायरेक्ट ऐसे तो आपकी बिजली का नाम दे रहे हैं वो रजिस्टर नहीं है तो हमें क्यों लगेगा भाई तो उसी में ये वो नहीं समझ सवाल में प्रॉब्लम नहीं थी, आपको खर्चा नहीं डालता फर्म में तो वो अपने खर्चे का कुछ नहीं आरटीएम आपको देना पड़ेगा। जब अगर हम ड्राइंग से किराया पे कर रहे हैं तो कैसे किराया देना पड़ेगा? क्वेश्चन ये भी आएगा। काम खत्म कर ऐसे रूल तो फर्म से किराया नहीं दे रहा, ये बात मान के चलो। आपने एक बार जीएसटी नंबर ले लिया, हमसे किराया नहीं दे रहा, मान लो फर्म से हम अपनी ड्राइंग कर लेते हैं बात कह रहे हैं और ड्राइंग करके हम अपना पर्सनल किराया दे रहे हैं, हाँ तो आप वो रेंट कहीं बुक तो करेंगे नहीं और ना रेंट के नाम से आपके जाएगा, तो वो उस पर आपका कैसे आरसीएम फिर एप्लीकेबल हो जाएगा? वही तो कर रहे हैं, वो डिपार्टमेंट भाई जो रेंट को अपनी फर्म में डाल रहे हैं, भले ही प्रोप्राइटरशिप हो पार्टनरशिप हो, मेरा मानना है कि उसमें तो आपका आरसीएम एप्लीकेबल है, लेकिन इसको रेंट के नाम से मुझे नहीं कर रहे हैं, भले ही हम रेंट पे कर रहे हो, तो उसमें कैसे आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा? हाँ जमा करना एक इसके उलट भी है, अगर उसको किराया आ रहा है रेजिडेंशियल का, उसका आप बताओ भाई ऐसा है अभी तो ऐसा है चलो आप स्पष्ट ऐसा है कि जब इन्होंने ये कहा कि एक बार फिर से देख लीजिए, आफ्टर द एज रेजिडेंस द वर्ड्स एक्सेप्ट वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंसर्टेड। अब वहां पर केवल इन्होंने इतना ही शब्द बढ़ाया है कि रजिस्टर्ड पर्सन, अगर वहां पे जहां पे पर्सन था वहां रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, तो रजिस्टर्ड पर्सन का मतलब ये है कि रजिस्टर्ड पर्सन जो आपकी फर्म रजिस्टर्ड है, जीएसटी नंबर आपके पास है, जितना भी आप उससे एक्सपेंस करेंगे आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अब आप जो चीजें आप लोग डिस्कशन में बता रहे हैं ये आपकी टैक्स प्लानिंग में आता है। आप कैसे टैक्स प्लानिंग करते हैं वो अलग मैटर है, यही शुरू हो रही है। बाकी जो है आप ये निश्चित जानिए कि आपको टैक्स पे करना है। अगर आप पैसा कमा रहे हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज में है उस पे तो जाएगा ही। नहीं गुंजाइश नहीं छोड़ी है उसने। उसको बता अगर आप अभी तो बोलने से नहीं, ये बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग पॉइंट है यहाँ पे। एक इसका अपोजिट भी तो है, वही प्रोपराइटरशिप फर्म नहीं कंफ्यूजन अपना रेजिडेंशियल मुझे तो खत्म करना है। किराए पे उठा रहा है तो उसमें क्या करेगा? उसमें सिर्फ किराया ही लेगा, उसमें भी तो जीएसटी चार्ज करेगा। किसमें? महामंत्री जी का क्वेश्चन ये है, महामंत्री जी का क्वेश्चन ये है कि क्या ये केवल पे करते समय, अगर हम रिसीव कर रहे हैं तब क्या स्थिति होगी? किराया वहां पर भी सेम स्थिति होगी। क्यों? आप ये नहीं कह सकते कि मैं तो रजिस्टर्ड हूं, मेरी फर्म रजिस्टर्ड है, लेकिन मकान तो मेरा व्यक्तिगत नाम से है, उसको हमने किराए पे उठा रखा है, हम क्यों दिखाएं उसको? ये नहीं हो पाएगा। वहाँ भी चार्ज करना होगा। आप रजिस्टर्ड पर्सन हैं, जो भी एक्टिविटी आप करेंगे वो सारी एक्टिविटी आपकी उसमें मानी जाएगी। सर और हाँ अगर जैसे हमें किराया मिल रहा है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, उसका हमें अगर रेंट मिल रहा है तो उसके जीएसटी में जमा करना पड़ेगा। बिल्कुल जमा करना। जैसे इनकम टैक्स में और आपकी व्यापारिक आमदनी के अलावा आपकी अगर मकान की आमदनी हो रही है तो आप जो करते हैं उसके टैक्स देते हैं, वही चीज इसमें ले आए। इसमें हम बिल जोड़, सामने वाले को अगर हम बिल दे रहे हैं उसमें जीएसटी जोड़ दें तो बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल दीजिए। नहीं दे रहा नहीं दे रहा निकाल दो और क्या। नहीं दे रहा तो आपने जेब से दीजिए, उसमें क्या नहीं दे रहा गवर्नमेंट में छोड़ो तो नहीं दे रहा।
नहीं आप दे जमा रहे करो, हो कोई बाउंसर क्वेश्चन रखो। भाई आप जमा करो, कागजात निकाल दो और क्या। ये नहीं नहीं, चलता। नहीं तो यार तुम तो आमदनी बंद कराने में लग गए। आमदनी ना बंद कराओ, वसूली के बाउंसर रख दो। जल्दी जल्दी किराए को देने में दिक्कत है चीजों के। मतलब ये क्लियर है कि रेंट पे आपको देना है। आरसीएम में आपकी ये रेजिडेंशियल ड्वेलिंग जो है वो शामिल कर ली गई है। एज ए आरसीएम आपको वसूल करना है, खुद ही क्लेम करना है, खुद ही जमा करना है। बाकी जीटीए जो फॉरवर्ड चार्ज में है वो आरसीएम में भी जा सकता है और फॉरवर्ड चार्ज में भी जा सकता है। फॉरवर्ड चार्ज के लिए आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं। द सप्लायर हैज टेकन रजिस्ट्रेशन अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017 and exercised the option to pay tax on the services of GTA in relation to transport of goods supplied by him under forward charges। तो वो फॉरवर्ड चार्ज के लिए इन्होंने बता दिया। द सप्लायर हैज इश्यूड अ टैक्स इनवॉइस टू द रिसिपिएंट चार्जिंग central tax at the applicable rates and has made a declaration as prescribed in Annex 3rd on such invoice issued by him। तो जब वो फॉरवर्ड चार्ज में जाएगा तो टैक्स इनवॉइस भी जारी करेगा, और जब टैक्स इनवॉइस जारी करेगा तो उस पर आप अपना इनपुट ले पाएंगे। जो रेजिडेंशियल ड्वेलिंग का था, इन्होंने कहा पहले हमने लिखा था एनी पर्सन, वहां पे इन्होंने कर दिया एनी रजिस्टर्ड पर्सन। इसके लिए एक एनेक्स 3 बनाया है जिसमें डिक्लेरेशन उसको देना पड़ेगा। I we have taken registration under the CGST Act 2017 and have exercised the option to pay tax on service of GTA in relation to transport of goods supplied by us during the financial year under forward charges। तो जब भी उसको फॉरवर्ड चार्ज में जाना है तो उसको ये डिक्लेरेशन एनेक्स 3 में देना पड़ेगा, और ये साल में एक बार ही मिलेगा। अब जो दूसरा झगड़ा सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा चर्चा में है, वो आ गया। जो अभी तक था कि ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड, सबसे मुख्य यही आ गया। मुख्य यही आ गया है। तो जो नॉन ब्रांडेड था वो एग्जम्प्ट था, और ब्रांडेड जो था वो टैक्सेबल था। अब इन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दी। अब इन्होंने वहां पर जो पॉइंट चेंज किया वो चेंज किया, प्री पैकेज एंड लेबल्ड टैक्सेबल हो गया। तो प्री पैकेज एंड लेबल्ड ये चीज जो है तब आपकी टैक्सेबल है, अगर ये नहीं है तो टैक्सेबल नहीं है। इसको भी आगे इन्होंने और थोड़ा सा डिटेल में बताया है। अब इसमें उसको बाद में भी आते हैं तो चर्चा करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा इसमें डिस्कशन फिर लंबा हो जाएगा। तो पहले हम लोग थोड़ी सी ये चीजें देख लेते हैं। तो इसमें जो आइटम आ रहा है, इसमें जो आइटम आ रहे हैं वो खाने पीने के हैं। कर्ड है, लस्सी है, बटर मिल्क, प्री पैकेज एंड लेबल्ड। तो इन्होंने जहां जहां भी ये आइटम थे वहां पर केवल इतना किया है कि प्री पैकेज एंड लेबल्ड शब्द जोड़ दिया है हर जगह पे। जब तक लेबल नहीं लगे, खाली पैकेज होगा तो नहीं लगे। और आइटम जो है इसमें जगरी ऑफ ऑल टाइप्स इंक्लूडिंग कैन जगरी, गुड़, पालमिरा जगरी, प्री पैकेज एंड लेबल्ड, खांडसारी शुगर, प्री पैक्ड एंड लेबल्ड। Puffed rice, commonly known as murri, flattened beaten rice, commonly known as चिहुड़ा, क्या कहते हैं, चिरा, pulverized, commonly known as खोई, paddy और rice coated with sugar और गुड़, commonly known as मुर्की, pre-packaged and labeled। तो ये जो आइटम है इनमें केवल यही जोड़ा इन्होंने। आइटम एक बार देख लेते हैं। ऑस्टोमी अप्लायंसेज इंक्लूडिंग पाउच और फ्लैंक, स्टोमा एडहेसिव पेस्ट, बैरियर क्रीम, इरिगेटर किट, स्लीव्स, बेल्ट, माइक्रोपोर टेप्स, orthopedic appliances such as crutches, surgical belts and bristles, splints and other fractures appliances, artificial parts of the body, other appliances which are worn or carried or implanted in the body to compensate for a defect for disability, intraocular lens other than hearing aids। तो hearing aids को नहीं कवर किया, बाकी ये एग्जाम में ही रहेंगे।
Maps and hydrographic of similar charts or all kinds including atlas, wall maps, topographical plans and globes printed. ये जो नील थे इनको 12% में ले आए हैं. सोलर वाटर हीटर एंड सिस्टम जो 5% में थे इनको 12% में ले आए हैं. All goods including printing ink, writing or drying ink and other inks, whether are not concentrated or solid fountain pen ink, ball pen ink, ये भी 12% से 18% में. Knives with cutting blades, serted or not including pruning knives, other than knives of heading 8208 and blades thereof, ये भी 12% से 18% हो गए. Spoons, forks, ladles, skimmers, cake servers, fish knives, butter knives, sugar tongue and similar kitchen for tableware, ये सब 12% से 18% करती है. Bicycle pumps, parts of air or vacuum pumps and compressor of bicycle pumps, ये भी 12% से 18%. Machine for cleaning, sorting or grading eggs, fruit or other agriculture produce other than machinery of feeding 8437, ये भी 12% से 18%. Milking machines and dairy machinery, machines for cleaning, sporting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables, machinery used in milling industry or for the working of several dried leguminous vegetable other than farm type machinery and part thereof, ये 5% में थे, 5 से सीधे 18 में, तो ज्यादा ही बढ़ा दिया है. ई वेस्ट जो था वो 5% से सीधे 18% में. कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो इनको प्रमोट करनी थी, प्रमोट किया भी था, लेकिन अब वो ले गए. अब यहाँ पे जो इसका झगड़ा है उस पॉइंट पे आ गए. उसकी डेफिनेशन इन्होंने क्या दी? द एक्सप्रेशन प्री पैकेज्ड एंड लेबल्ड means a pre-packaged commodity as defined in class 1 of section 2 of the Legal Metrology Act 2009, 1 of 2010, where the package in which the commodity is pre-packed or a label securely affixed thereto required to bear the declarations under the provisions of the Legal Metrology Act 2009, 1 of 2010 and the rules made there under. अब इन्होंने इस डेफिनेशन से ही इसको पूरा कवर किया है. इसी से आपको सारा जो है अपना झगड़ा दूर करना है कि कौन सा हमारा इसमें आएगा और कौन सा नहीं आएगा. अब इसमें आप लोग को डिस्कशन कर सकते हैं. ये खाद्यान्न वाले की क्या बनेगा? 25 kg वाली क्या कहानी? खाद्यान्न की जो ये आते हैं दाल चावल, ये तो सब फुटकर बेचा करते हैं. 25 kg का जो है इसमें क्या कोई बताया भाई 25 kg का क्या है? 25 के उन्होंने साथ वही बताया. वो जैसे 5 केजी नहीं, अगर 5 केजी लेबल लगा हुआ है पैकेट 25 kg के ऊपर कैसे नहीं है? हाँ, ये बात कोई इस संबंध में कुछ कहना चाहता है? ये डेफिनेशन भी पीछे से ले रहे हैं ना 2009. पहले वो डेफिनेशन तो इसके 2 पार्ट हैं. उसके जी इसके 2 पार्ट जी 2009 पैकेज एंड लेवल. जी. अगर प्री पैकेज और लेवल नहीं है तब फिर आपको जाना है मेट्रोलॉजी के डेफिनेशन. नहीं तो क्या 25 kg जो है मेट्रोलॉजी डिक्टेशन में है? अब अभी हम लोग मेट्रोलॉजी में चल रहे हैं, ये रुके हुए हैं यहाँ पे, हम हार्ट स्टेशन पे हैं अभी. पहले वो डेफिनेशन दीजिए तब हम लोग इसको क्लियर करें. हाँ, वो 2009 की मालूम तो भूल गए जब अगर होगी. नहीं भाई साहब उल्टी वकालत कर रहे हैं, कह रहे पहले डेफिनेशन बता दीजिए फिर हम क्लियर कर देंगे. तो फिर तो सभी को क्लियर हो जाएगा. से लेबल चेंज कर दिया आपने. लेबल के क्या मतलब? लेबल के मतलब है उसमें वेट,
क्वालिटी ये सब अगर आप नाम उपयोग नेम खाद्यान्न वाले लिख देते हैं ना, अगर आप केवल शादी भोजन में मंगा रहे हैं तो टैक्स नहीं है, अदरवाइज टैक्स लगेगा। उसमें प्री पैक लेवल है कि प्री पैक कौन ले ब्रांड आप अपने ब्रांड देख रहे हैं तो टैक्स लगेगा। अच्छा चलिए पैकेजिंग को लेवल तो होना चाहिए। अब लेवल क्या होगा वो एक बता रहा है कि लेवल किसको भाई पहले डेबल आ गए तो प्री पैकेज कमोडिटी के बारे में डीजल मेट्रोलॉजी एक्ट में दिया हुआ है। बताओ किसान लेके चला आएगा गेहूं चला आ रहा है नहीं तो कहाँ से लाएगा? वो तो लेवल प्री पैक है ही नहीं। क्या डिफरेंस बताइए ना। लिखता है तो वो रजिस्टर का है क्या? लिखा उसका है उसके कैसे ले लो? नाम बताइए। अब देखिए लेबल क्या है, पहले ये समझ लीजिए। लेबल मीन्स एनी रिटन, मार्क्ड, स्टैम्प्ड, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर affixed to or appearing upon any pre-packaged commodity. वही पे छपा है भैया, वही पे छपा अगर है तो धान के बोरी में गेहूं भरा तो नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। यूरिया उसमें लिखा हुआ छाप तो नहीं हो, गेहूं से रिलेटेड ही चीज छपी हो तो मानी जाएगी। नहीं ये बोला है कि यूरिया गेहूं बन लिया वही बात आपको डिफर कमोडिटी तो आप पुराना बैग इस्तेमाल ही नहीं कर पाएंगे। अगर यूरिया लिखी है उसमें गेहूं भरा है तो क्या नहीं पकड़ा जाएगा? देखिए ऐसा है, भैया भाई अब आप एक बात ये बताइए, आप कह रहे हैं उसमें जो है चावल का बोरा और गेहूं भर दिया, ठीक है, क्या ये मेट्रोलॉजी एक्ट में कवर नहीं होगा? फिर क्या करेंगे? इसको आप फिर पढ़ो। एक बार फिर से सुन लीजिए। लेबल का मतलब है मीन्स एनी रिटन, मार्क्ड, मार्का भी लगा रखा, स्टैम्प्ड जैसे पहले लगाई जाती थी, प्रिंटेड और ग्राफिक मैटर affixed to और appearing upon any pre-packaged commodity। कोई ग्राफिकल आपने भी बना दिया कि हम स्टार बना देंगे, तुम समझ लेना। क्यों अब आगे भी अब लेबल हो गया, लेबल के आगे लीगल मेट्रोलॉजी क्या है ये भी देख लेते हैं। हम बोरिया रहे अब सबसे दिक्कत ये दाल एग्जेप्शन में है, अब दाल तो सारी बोरे में जाएगी, नाम तो टिकेगा वहाँ जा रही। लीगल मेट्रोलॉजी क्या है? जीएसटी से पहले भी तो दाल पे टैक्स देते थे, अब सीधा कह लेते हैं दाल पे टैक्स। अरे भैया पहले लीगल मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है ये भी समझ लें। लीगल मेट्रोलॉजी मीन्स दैट पार्ट ऑफ मेट्रोलॉजी which treats units of weightment and measurement, methods of weightment and measurement and weighing and measuring instruments in relation to the mandatory technical and legal requirements which have the object of ensuring public guarantee from the point of view of security and accuracy of the weighment and measurement। मतलब दोनों बातें कवर कर दी।
जी अगर वेट लिखा है वो गारंटी दी गई है। भाई साहब जो 25 किलो पूछ रहे थे तो उसका जवाब संभवतः आपको मिल गया हो। वेट तो लिखना ही पड़ जाएगा, इतना बात भेज रहा किसी को। नहीं, सीधा सा ये है। अगर मान लिया किसान अपने फील्ड से अगर आप लिख दोगे भर्ती 70 किलो आगे आ जाओ वही तो किसान भी तुम्हारा बेचारा उसको कहाँ तक देगा? तो छोड़े नहीं ना वो, 10 वर्ष से कम। केवल शादी बोरी अलाउड है। 10 किलो भी है, 25 छोड़ दो। 10 किलो भी है। अब हाथ मांगे पनीर, हम लोग गए पनीर तौला के ले आए। वेट आ गया तो फिर 25 किलो या 50 किलो वो तो बात है। 25 किलो की बात कहाँ से है? निकाला है कुछ। नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं, उन्होंने ये डिमांड करी कि इतना छोड़ दिया जाए। अच्छा अच्छा, इसके ऊपर 25 के ऊपर इसलिए कि वो बोरे में पैक बेचते हैं तो उनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी ना रहे, इसलिए क्योंकि बिना बोरे के तो बेच ही नहीं पाएंगे भाई, खुला 100 किलो कैसे दे देंगे। तो उनका कहना 25 किलो के ऊपर की भर्ती को वो कर दिया जाए। तो वो 24 किलो की पैकिंग बनाएंगे फिर। भाई 25 की बात है, एकदम खर्च के दे जाए। 25 किलो की फैक्ट्री चल रही है। अभी 50 बनाते हैं। तो लीगल मेट्रोलॉजी में थोड़ा और आगे चलें कि यहीं से समाप्त करें? थोड़ा और चलें, अभी कुछ बच गया है क्या? नहीं कुछ बचा हो तो थोड़ा और आगे चले, नहीं तो यहीं से चक्कर जीएसटी ने भूल जाना। चलिए भाई साहब का क्वेश्चन था वो आ गया, प्री पैकेज्ड कमोडिटी, ये भी मेट्रोलॉजी एक्ट में डिफाइन है। प्री पैकेज्ड कमोडिटी मीन्स अ कमोडिटी विच विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट is placed in a package of whatever nature, whether sealed or not, so that the product contained therein has a predetermined quantity. भाई आपने वेट करके अगर कोई बोरे रखे हुए हैं, क्या वो सिलाई नहीं हो होगी। चाहे ना, वो सब इसमें करो। तो जेब में लेके आएगा कल। मैंने 100 किलो गेहूं लेके तुम्हारे सिर में लादेगा कि डलिया नहीं, इसीलिए हमने कहा था कि अपने से संतुष्ट है कि कुछ और आगे चले। किसान मरी गया बेचारा, वो ट्राली में लेके चला के जेब में लेके जाके ट्राली में डलिया में ये पढ़े इतना है जी, अगर आप शायद ये करेगा ट्रैक्टर में खाली से भरेगा। बोला कि आप घर निकाल देते पूरा डाल के यहाँ आपको सीधे सीधे तोड़ देगा। कवर कर रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर आप मान लिया 70 किलो के बोरे बना के रखें तो भी इसमें अब नहीं लेकिन फ्री पैक माना लिखा होता भाई, बोरे तो भरा जाएगा। भी हो, टिक भी हो। बोरे लिखा नहीं है, आ जाएगा। लिखा नहीं है फिर क्या होगा? अरे नाम तो लिखते ही है, इसके चला जाए। लेकिन लिखा वाली बात तो बहुत पुरानी होगी। कुछ नहीं लिखा है। अब हम लोग, अब नहीं, आप इसी को सुनिए जो अब कह रहे हैं, फिर से एक बार सुन लीजिए। प्री पैकेज्ड कमोडिटी मीन्स अ कमोडिटी विच विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट। आपके पास परचेजर नहीं है फिर भी, क्योंकि अभी बात ये आ रही थी कि जब वो आएगा तो हम भर के पैक करके उसके सामने दे देंगे, तो प्री पैक्ड कहाँ होगा? फिर नहीं हुआ। ठीक है ना। तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा कि विच विदाउट द परचेजर बीइंग प्रेजेंट इज प्लेस्ड इन अ पैकेज ऑफ व्हाट एवर नेचर वेदर सील्ड और नॉट, चाहे सील्ड हो चाहे सील ना हो, अगर परचेजर उपस्थित है या नहीं है, आपने भर के पहले से रखा। वो भी आ गए। मतलब कहने का, जैसे अभी लोग क्या करते हैं कि आप गए तो उन्होंने बना के पैकेट रखे होते हैं 1 किलो 2 किलो 5 किलो के, उसमें कुछ भी नहीं लिखा, क्वांटिटी भी नहीं लिखी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पैकेट है, उसमें दिख रहा है आराम से क्या है, और उन्होंने पैक करके रखा हुआ, जब आप गए उठा के दे दिया, तो किसमें आया?
वो भी इसी में आया। आपको करना क्या है बचने के लिए? प्री पैक्ड। अब आपको बचने के लिए क्या करना बताइए? खुला रखना है। खुला भी आ गया, अपना झोला लेके जाओ, अपना झोला खुला भी इसी में आ रहा है। अब आपको करना क्या है, कब बच सकते हैं आप? अपना झोला लेके जाओ। देखिए ऐसा है, बचने के लिए हमें ये करना है, जैसे वो अपना रखे हुए है, जब वो लेने गया तो उसको उसके सामने उसमें डाले, तौले और फिर दे दे। और उसको पकड़ा दे सिलो। अरे पुराना नहीं, ले जाओ। नहीं ले जाओ, सील कर ले, पैक कर ले, कोई मतलब नहीं, वो तो फिर खत्म। वो अपना थैला लेकर के आए, जैसे झोला लेके जाए। मैंने ये तो आपने बताया, ये तो रिटेलर के लिए बताया, सभी होलसेलर का ये है। होलसेलर के लिए भी अभी नियम यही है। होलसेलर ने केवल डिमांड करी है कि 25 किलो से ऊपर के लिए छूट दी जाए। अभी उस पर कोई कुछ आया नहीं है मेरे हिसाब से। ट्राली वो 25 किलो से ऊपर की डिमांड की गई, लेकिन अभी किसी के लिए कोई छूट नहीं। कुछ नहीं, डिमांड की गई है। अभी तो ये है, किसान का माल ट्रैक्टर वो भर के ले जाए ट्राली झोला लेके आओ। टैक्स आएगा तो मेरे पास। उस आइटम पे जी क्वांटिटी नहीं, अगर कस्टमर आता है तो आप समय पहुंचते हैं और के बाद एक चीज ये बताइए वैसे, जब एक चीज ये बताइए कि मान लीजिए वो जो आपको बेच रहा है वो भी तो कहीं से खरीद के लाया है। वो एक बोरा खरीद के लाया, ठीक है, उसका पैक्ड है, उसमें उसने टैक्स दिया। अब आपने उसको खोल लिया और खोलने के बाद कह रहे हैं हम तो ऐसे करके बेचेंगे, फिर क्या होगा? देखिए वो सिर्फ किसानों को छूट देना चाहते हैं। आप पहले ये ट्रेडर को छूट नहीं देना चाहते। बाकी 40 लाख इसलिए छोड़ा है, वो भी तो ध्यान रखने की बात है। 40 लाख भी तो अमाउंट है साथ में। सबसे संतुष्ट पर्सन हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। आप लोग इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं? और रजिस्टर्ड डीलर ने परचेज किया तो टैक्स लायबिलिटी तो उसके ऊपर आई गई। क्यों नहीं आएगी? जो जब वो रजिस्टर्ड नहीं है, ब्रांडेड पे टैक्स था, इस पर तो आ ही जाएगा ना। अभी लेने पर अभी तक ब्रांडेड पे टैक्स था। अब उन्होंने ब्रांडेड को हटा दिया, ब्रांडेड में उन्होंने ₹10 ले लो। इतनी वर्जिश करने के बजाय नहीं, अरे भाई ₹10 दे रहे, जाना तो वैसे ही है एक दिन। खुला बोरा भरा बोरा उसको सवाल में पड़ेगा, उसके ज्यादा अच्छा सीधे टैक्स लगा दो ना। जब टैक्स लगाने का उद्देश्य है एप्लीकेशन पैसे हो जाएंगे। एक एक करके क्वेरी ले तो फिर नीचे हाँ बताइए। नहीं भाई साहब कुछ प्रश्न है तो आगे बढ़ो। इस समय कौन नहीं है? गल्ला मंडी से आगे बढ़ते हैं। गल्ला मंडी से आगे चलो कलेक्टरगंज से। आप घंटाघर पहुंचो भैया। बाद में फोन मिला दे। चलो चलो नहीं बैठने की जरूरत। अरे ठीक है। ना ना हमको बैठने की जरूरत नहीं, जिसको आना होगा जब पहुंच गए बाबू बताइए। आगे बढ़ो, आगे गल्ला मंडी में मान लीजिए वो जो है अलग से रेशन बेचता है। हम सोचे तो आगे कीजिए, हम अगर आगे कुछ दिल्ली नहीं रेशन ले
चलिए अब आप लोग आगे कुछ और समझिए। अरे आगे आगे तो हाँ आगे बहुत है भाई। चलो बेसन नहीं होंगे। अरे इतने खर्चे बेसन तो टैक्सेबल होगा नहीं। अरे वो कुछ आप देख भी लेना, बताते हैं आगे चलो आगे चलो। चलो हाँ बस यही समझ रहे हो। अरे यार चलो भाई नोटिफिकेशन नंबर 7 में आते हैं। इसमें जो है इन्होंने एग्जम्पशन की जो लिस्ट थी, 7 नोटिफिकेशन नंबर 7 में हम लोग आ गए हैं। जो एग्जम्पशन की लिस्ट थी जिसमें से सारे आइटम हटाए गए हैं, उनमें केवल यही जोड़ा गया, अदर देन प्री पैकेज एंड लेबल शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। अब इसमें आइटम आपके वही हैं, खानसारी है, शुगर है, ये सारी चीजें। ये नहीं, ये तो जो अभी हम लोग चर्चा की उसी से, क्योंकि दूसरा नोटिफिकेशन है जिसमें हटाए गए, एक नोटिफिकेशन जिसमें जोड़े गए। वो अलग है। ब्रांडेड में है। बात बता देंगे, कोई बड़ा व्यापारी है इनका बेसन वाला। भैया हमारे पास बहुत बड़ा बेसन जो है ब्रांडेड से जुड़ा हुआ है, आप उसमें जाइए। अरे वो राजधानी बेसन काम कर रहा राजधानी बेसन नोटिफिकेशन नंबर जो 8 है, नोटिफिकेशन नंबर जो 8 है, उसमें से क्या था, पहले फ्लाई एश और ब्रिक्स पे जो 90% का जो सिस्टम था वो हटा दिया है, 6% सीधा सीधा सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसमें फ्लाई एश और ब्रिक्स का जो मैटर था उसमें पहले था कि 90% फ्लाई एश होनी चाहिए, वो हटा दिया है, कंडीशन हटा दिया। कंडीशन हटा दी है, 6% सीधा सीधा। ऑल टाइप ब्रिक्स 6%। 6 का मतलब 12 है, 6 आरटीसी लेंगे, आरटीसी नहीं लेंगे। है ना। उसमें दूसरा हुआ है, आरटीसी लेंगे। इसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 9 जो है, इसमें इन्होंने क्या किया, जो इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर का आइटम थे, कुछ आइटम इसमें उन्होंने बढ़ा दिए हैं, उसकी लिस्ट इन्होंने दी है, जिसपे आपको मिलेगा, पहले नहीं मिलता था। तो ये लिस्ट पढ़ने की जरूरत है, लंबी लिस्ट है, आप इसको पढ़ लीजिए। 2-4 आइटम आपको बता देते हैं लास्ट से। एक है कोल, ब्रिकेट्स, ओवेट्स एंड सिमिलर सॉलिड फ्यूल्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम कोल। कोल वाले पे पहले नहीं मिलता था। लिग्नाइट वेदर आर नॉट एग्लोमेरेटेड एक्सक्लूडिंग जेट, पीट इंक्लूडिंग पीट लाइटर वेदर आर नॉट एग्लोमेरेटेड, वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स एंड देयर फ्रैक्शंस बॉइल्ड, ऑक्सीडाइज्ड, dehydrated, sulfurized, blown, polymerized by heat in vacuum or insert gas or otherwise chemically modified excluding those of heating 1516। तो ये ज्यादातर आइटम 1516 के हैं। जिसको पढ़ने होंगे वो अपना पढ़ लेंगे। हाँ, जिसको इसमें इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर में लेना है, तो ये आइटम पढ़ गए हैं, वो लिस्ट जिनके कवर हो रहा है वो इन्वर्टर ड्यूटी स्ट्रक्चर में उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक कह रहा है, पढ़ने का पावर तो हो सब। ये लिस्ट लंबी है तो कहाँ से नहीं, मोहन जी का ठीक कहना है। भाई ये तो जिसको पढ़ो ना, यही से काम चला लेंगे। डिस्कशन कर लीजिए। जो नोटिफिकेशन सही बात। जो नोटिफिकेशन नंबर 10 है, वो भी फ्लाई एश, ब्रिक्स, एग्रीगेटेड एंड ब्लॉक से रिलेटेड है। इसमें भी ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो 90% वाला इसमें भी मैटर। ब्रिक वाले लोग कम है या गल्ला वाले ज्यादा है? नोटिफिकेशन नंबर 11 भी रेट से संबंधित है। इसमें एक्सेप्ट एज रिस्पेक्टिंग दी डन और ओमिटेड टू बी डन, तो इसमें इन्होंने उसको ओमिट कर दिया है। बाकी जो आपके मैटर का था वो सारा कुछ हो चुका है, उसमें जो डिस्कशन करना हो आप लोग कर लें। अब बेसन पे आ जाइए। अब एक एक करके क्वेरी ले लो। अब बेसन बाकी रह गया। बेसन में क्या चाहते हैं आप? हम क्या चाहते हैं? पैक वाला चाहते हैं बिना पैक वाला? बेसन जो मान लीजिए लेविट वो टैक्सेबल होगा नहीं, जो एग्जेम्प्टेड है उससे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एग्जेम्प्टेड तो दाल की थी। जो उन्होंने यूटी दी है बाकायदा उसमें नाम दिया। एक मिनट, फिर अब उसके लिए वो खोल लें ना। हाँ तो हमारे ख्याल से बेसन नहीं, आपकी भी जब पैक्ड हो गई कोई एग्जेम्पशन तो राजधानी के नहीं है तो भीड़ से राजधानी में कोई एग्जेम्पशन भीड़ से
टैक्सी नॉन टैक्सी की बात हो रही है, उसको बढ़ा दिया। तो इनको एक काम करो, निर्मला सीतारमण का वो सीधे दो ना इनको। दीक्षित जी नहीं नहीं यही पूछ रहे होते। ये दीक्षित जी अकेले थे बाहर बैठे हैं। पीछे के द्वार पीछे बैठे दीक्षित जी अब वो पुड़िया खुली लानी पड़ेगी, अब पुड़िया खुली लानी पड़ेगी, खुली। अच्छा, होटल एकोमोडेशन पे जो बढ़ा दिया है, होटल एकोमोडेशन पे जो बढ़ा दिया है, उस पे किसी को कोई समस्या नहीं है। 1000 से कम वाले 1000 से हम लोग तो 1000 पे कम ही वाले हैं। 12% उसमें भी बढ़ाया है 1000 से कम वाले 12% होटल होटल रूम अगर 1000 से कम है तब भी 12% देना पड़ेगा। यानी कि सभी जो है टैक्सी नर्सिंग होम पे भी लगा दिया भैया 5000 तो सही कर दिया, उसमें डिबेट खत्म कर दिया। नर्सिंग हो तो पहले एग्जाम थे, उसमें कुछ ले आए। नहीं भाई साहब, को नर्सिंग होम में उससे दिक्कत नहीं जो टैक्स लगा, दिक्कत उससे जो आईटीसी नहीं दे रहा, वो तो ले ही लेंगे हमसे। अभी तक तो नर्सिंग होम वाले रजिस्ट्रेशन में नहीं लिए थे, अब लेना पड़ेगा। अरे वकालत तुम्हारी चमक जाएगी। नहीं अब सबको लेना पड़ेगा क्या? वाले 12 वाला